और बुकलेट सब। बाकी एसएनएम मेंटेनेंस वहां से जो पीपीएससी वाली एक बुकलेट थी वहां से मैंने एमफिल में ही बताए थे, वो जो एमफिल की क्लासेस हमने जब डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी उस टाइम किए थे। आज कुछ यहाँ से इस बुकलेट से भी करते हैं, कुछ शायद यहाँ से कुछ चीजें आपके एग्जाम में आ जाए। जेंटल वर्ड आपने याद रखना है। जेंटल वर्ड का मतलब होता है डिसेंट पोलाइट। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ये भी कभी कभी आ जाता है। प्रोक्लेविटी। प्रोक्लेविटी का मतलब होता है लगाव, एफिनिटी, इंक्लिनेशन किसी के साथ, प्रोपेंसिटी। ठीक है। उसके बाद रेंसिड वर्ड। रेंसिड का क्या मतलब होता है? कैंसिल करना। ठीक है। कैंसिल करना, विथड्रा करना, नल करना, रिवोक करना। ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं, बस थोड़ा बेसिक आपको क्लियर हो। ये भी मैंने बताया कंफर्म के साथ जो है ना, इसका मतलब होता है फॉलो करना। ठीक है। फॉलो करना, तो इस कंफर्म के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन लगाई जाती है। आपने याद रखना है। कांग्रेचुलेट में मैंने पढ़ाई हुई है, कांग्रेचुलेशंस के साथ हमेशा ऑन लगाई जाती है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद एस्केलेट का क्या मतलब होता है? कोई चीज जब शिद्दत इख्तियार करती है उसके लिए एस्केलेट वर्ड यूज किया जाता है। एग्जाकार्बेट, वर्सेन, एग्रीवेट, शिद्दत में इजाफा होना, एस्केलेट उसे कहा जाता है। इम्पीड का क्या मतलब होता है? इम्पीड का मतलब होता है रुकावट। ठीक है। हेम्पर करना, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं इम्पीड के। इनहेलिएट का क्या मतलब होता है? तबाही मचा देना, तबाही कर देना, इनहेलिएट। ठीक है। डिवास्टेशन हो गया, रियून हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेनिश हो गया, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं इनहेलिएट। उसके बाद अराउस भी आपने याद रखना है। अराउस का मतलब क्या होता है? प्रोवोक करना। ये वर्ड आता है। प्रोवोक का क्या मतलब? उकसाना किसी को, किसी गलत काम के लिए किसी को उकसाते हैं ना। काफी लोगों की आदत होती है। इंस्टिगेट करना, एक्साइट करना या इंसाइट करना भी होता है एक। ठीक है। इनका क्या मतलब होता है? किसी को उकसाना वगैरह। डेसिमेट का क्या मतलब होता है? किल, ये डिस्ट्रॉय के केस में। लूथ का क्या मतलब होता है? लूथ का मतलब होता है डिटेस्ट करना, बोर, नफरत करना किसी से, हेट करना। ये वर्ड आपने याद रखना। मोमेंटरी। मोमेंटरी का क्या मतलब होता है? जो चीज आरजी होती है, शॉर्ट लिव्ड, या टेम्पररी भी इसको कहा जाता है। ठीक है। मोमेंटरी। दूसरा होता है मोमेंटस, वो अलग चीज है। मोमेंटरी किसे कहा जाता है? शॉर्ट लिविंग, टेम्पररी को। इसका एंटोनिम क्या होगा? परमानेंट होगा मोमेंटरी का। एक्सोनिरेट का क्या मतलब होता है? इल्जाम से बरी होना, अक्विट होना, एब्सॉल्व होना। ठीक है। जिनको रिहा किया जाता है इल्जाम वगैरह से किसी से। प्रिकॉरियस का क्या मतलब होता है? वेरी डेंजरस हो कोई चीज, हार्मफुल हो, रिस्की हो, प्रिकॉरियस, ये वहां पे बताया भी था। सिगेशियस का क्या मतलब होता है? जो अक्लमंद होता है, विजडम होती है जिसके पास की, जुडिशियस होता है, तो उसे सिगेशियस कहा जाता है। यहाँ पे ना आपने ये वर्ड याद रखना है। एक होता है बिसाइड, दूसरा होता है बिसाइड्स। ठीक है। ये दोनों का यहाँ पे डिफरेंट बता देता हूँ। एक बिसाइड होता है, दूसरा होता है बिसाइड्स। ये कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जैसा है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ये जो बिसाइड्स एस वाला होता है, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इन एडिशन टू। और इस बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, ये प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट टू। जैसे कि अली जो है ना, सेट बिसाइड राफेल, तो ये बिसाइड में फिर ई वाला लगाऊंगा, एस नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब है कि अली जो है राफेल के साथ बैठा हुआ है या उसके नेक्स्ट में बैठा हुआ है। ठीक है। तो बिसाइड जो एस के विथआउट एस है, उसका मतलब क्या हो? ये प्रेपोजिशन होती है, नेक्स्ट टू होता है। ठीक है। और बिसाइड्स जिसके साथ एस लगा हुआ होता है, उसका मतलब होता है इन एडिशन टू। और ये जो है ना कैसे यूज होती है, एग्जांपल देखें आप। बिसाइड्स बीइंग अब्यूज्ड ही वाज बीटेन। मतलब अब्यूज्ड होना उसको किया गया, और उसके साथ साथ उसको मारा भी गया। तो मतलब यह क्या है कि मतलब एडिशन टू का मतलब है, यहाँ पे ये कोई नेक्स्ट टू की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एज सच आपने जुमले का को सेंटेंस को देख रहे हैं, वहीं पे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही। अगर आप ये जुमला पढ़ेंगे, अगर वो इसको एस नहीं देगा, आपको देता है कि यहाँ पे क्या यूज होगा, डिसाइड करके देता है, यहाँ पे एज सच नेक्स्ट टू का या नेबर का कोई सेंस नहीं है कि भाई
अब्यूज के साथ, वो नेबर है और वो मारा गया था या उसको बीट भी किया गया था। यहाँ पे इन एडिशन की बात हो रही है कि मतलब उसको मारा भी गया और उसके साथ साथ उसको अब्यूज भी किया गया था। ठीक है, तो बिसाइड जो एस वाला है ये अपनी याद रखना, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। और खाली जो विदाउट एस होता है उसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, प्रेपोजिशन होती है। एल्डर जब भी लगता है एल्डर के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन लगती है, याद अपने रखना है। ओल्डर आ जाए, ठीक है, ओल्डर जब आ जाए तो उसके साथ देन लगाई जाती है। जैसे अली इज एल्डर देन अकरम नहीं होगा, एल्डर के साथ बताया ना टू लगाई जाती है। अगर होता अली इज ओल्डर अकरम तो फिर हम देन लगाते हैं। ठीक है, ओल्डर आ जाता तो देन, एल्डर आ जाएगा तो टू लगाई जाएगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं जो ये मैंने तो वहां पे प्रोनाउन में भी बताई थी आपको, कि लेट के बाद जो यू एंड मी होता है मतलब ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई, आई नहीं यूज होगा, मी यूज होगा। क्रिकेचर्स का क्या मतलब होता है, मतलब किसी की पिक्चर को बिगाड़ देना, डिस्टोर्शन कर देना। ठीक है, स्ट्रेचिंग करना, कलरिंग करना, बिगाड़ तस्वीर में करा देना, क्रिकेचर्स बनाते हैं, कार्टून्स वगैरह इस तरीके से। डेफिडेंट का क्या मतलब होता है, जो टिमिड होता है, शाय होता है, हेजिडेंट होता है, शर्मीला, डेफिडेंट। ट्रैंक्विलिटी का क्या मतलब होता है, ये तो ट्रैंक्विलाइजर्स हम क्यों देते हैं, ताकि एनिमल काम हो जाए, कामनेस। ठीक है, खामोश हो जाए। नोटोरियस, ये देखे ना, ये नोटोरियस और फेमस में कभी कभी ये भी कंफ्यूजन करता है। फेमस पॉजिटिव वर्ड है, कोई बंदा कोई पॉजिटिव चीज के लिए फेमस है तो वो उसके लिए फेमस यूज किया जाता है। अगर कोई बंदा किसी गलत काम के लिए फेमस है, जैसे कोई टेररिस्ट हैं या कच्चे में जो वो होते हैं धाड़ेल वगैरह होते हैं, तो उनको नोटोरियस कहा जाता है। ठीक है, नोटोरियस का क्या होता है, जो बदनाम होते हैं, रुस्वा होते हैं, डिसग्रेसफुल होते हैं। फेमस ये भी होते हैं, नोटोरियस लोग भी फेमस होते हैं, बट ये नेगेटिव चीज के लिए फेमस होते हैं। नोटोरियस ये डिफरेंट है इन दोनों में। ठीक है, नोटोरियस डिसग्रेसफुल आ जाए, इनफेमस आ जाए, या डिसरिस्पेक्टफुल के सेंस में आता है। टेनाशियस वर्ड का क्या मतलब होता है, स्टबन, ये मैंने बताया भी। स्टबन का मतलब क्या होता है, जिद्दी, एक ही बात पे अटका हुआ हो, जो होल्डिंग फास्ट। ठीक है, तो टेनाशियस कहा जाता है। ल्यूक्रेटिव के क्या किसे कहा जाता है, प्रॉफिटेबल, जो चीज फायदेमंद हो। और हमेशा याद रखना है, ये ल्यूक्रेटिव वाले सारो जो भी वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ल्यूक्रेटिव टू, प्रॉफिटेबल टू, ठीक है, बेनिफिशियल टू, तो इन सब के साथ टू प्रेपोजिशन लगाई जाती है। सही है, ल्यूक्रेटिव टू। द टू सिस्टर्स लव्ड वन एंड अनदर। ठीक है, ये ईच अदर और वन एंड अनदर का भी मैंने बताया था, कि जब दो लोगों की बात हो रही हो तो उनके साथ ईच अदर लगाया जाता है। ठीक है, दो लोगों की बात हो रही हो तो ईच अदर, जैसे बिटवीन और अमंग की हमने बात की थी। मोर देन टू पीपल्स हैं तो फिर आप लगाएंगे वन एन अदर। ठीक है, कि थ्री सिस्टर्स लव्ड वन एन अदर फिर होगा। अगर टू की बात आएगी या कोई भी जुमला आ जाए जिसमें टू का जिक्र हो, तो आपने ईच अदर यूज करना है। ठीक है, क्योंकि यह भी दगा दे देता है। इनॉर्मस वर्ड भी पढ़ चुके हैं। इनॉर्मस का क्या मतलब होता है, बहुत ही बड़ा, ह्यूज, इमेंस में हो, लार्ज अमाउंट में हो, इनॉर्मस हो। गिगनाटिक हो, ये भी वर्ड बताया था वो पीपीएससी के उसमें। ठीक है, क्रिप्टिव, क्रिप्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है, मिस्टेरियस हो, छुपा हुआ हो, कोई हिडन हो, या इसको कहें कोई क्या कहते हैं, वेग हो, धुंधला हो। डोरमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, लिथेरेजिक हो, कोई इनर्ट हो, इनएक्टिव हो, सुस्त के सेंस में, क्लोज के सेंस में, इनएक्टिव के सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है, डोरमेंट। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या बनता है, एक्टिव बनता है। मेरा आपने देखना है। अच्छा, ये वाले ना कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं कुछ, शायद किनको पता हो, वरना ये पढ़ा देता हूँ। ये भी कभी कभी वैसे 17 ग्रेड के पेपर्स में भी आते हैं, शायद एमफिल में भी दे दे। कोई वो नहीं, इंग्लिश का सिलेबस है। अच्छा, क्या क्या होते हैं, एक होता है जीरो कंडीशनल, एक होते हैं फर्स्ट कंडीशनल, दूसरे होते हैं सेकंड कंडीशनल, तीसरे होते हैं थर्ड कंडीशनल। ठीक है, ये चार टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं। इनमें आपने क्या चीज याद रखनी है, जो जीरो कंडीशनल होता है ना, ये होते हैं साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, जीरो कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं
ये होते हैं साइंटिफिकल प्रूव्ड थिंग्स जो होती हैं उनके बारे में, या फैक्ट्स के बारे में होते हैं जीरो कंडीशन। इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है, सेंटेंस के दोनों क्लासेस जो होती हैं वो सेम होती हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती हैं। ये आपने याद रखें, किस में होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो हमने एमफिल की क्लासेस में ही जब टेंसेस बताए थे आपको बताए थे प्रेजेंट टेंसेस। देखिएगा, इफ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट, ठीक हो गया। तो ये भी क्या है, एक फैक्ट है कि भाई अगर आप बारिश हो रही है बाहर खड़े रहेंगे तो जाहिर है आप गीले हो जाएंगे। फैक्ट है। यहाँ होता है कि इफ यू जो है ना इस तरीके से बॉयल द मिल्क, इस तरीके से भी आता है कुछ साइंटिफिक चीजें, या अर्थ रिवॉल्व्स, इस तरीके से जो भी चीज आपको लगे कि भाई ये साइंटिफिकली प्रूव है या ये एक जो है ना फैक्ट की बात हो रही है, तो उसमें स्ट्रक्चर उसको जीरो कंडीशनल कहा जाता है। इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है, इफ वाली क्लास के साथ भी आपने प्रेजेंट टेंस यूज करना है, उसके बाद कामा दे के दूसरा देगा, उसमें भी प्रेजेंट टेंस ही यूज करना है। जैसे आप देखें, इफ यू स्टैंड इन द रूम, ये सिंपल टेंस है। और यू विल गेट जो है ये भी क्या वर्ब लगाई हुई है, सिंपल वर्ब लगाई हुई है। तो ये फैक्ट के बारे में होता है। दूसरा होता है फर्स्ट कंडीशन, ये काफी दफा पेपर में आता है, काफी दफा आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसमें क्या होता है, पॉसिबल सिचुएशंस इन फ्यूचर, मतलब सिचुएशंस फ्यूचर के बारे में बताई गई होती हैं। क्या आपने इसमें याद रखना है, जो इफ वाली क्लास होगी पहली, इसमें आपने प्रेजेंट टेंस यूज करना है। ठीक है, इफ वाली क्लास जो होगी, इफ वो लगा के देगा वो आपको, उसमें आपने सिंपल प्रेजेंट यूज करना है। जो नेक्स्ट क्लास होगी कामा के बाद, उसमें आपने जो है ना फ्यूचर टेंस यूज करना है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना एमसीक्यूज आता है इससे, फर्स्ट कंडीशनल से। इसमें वो क्या करता है, दोनों में फ्यूचर लगा देता है। क्या आपको देगा, इफ यू विल स्टडी यू विल पास द एग्जाम। कभी भी एक सेंटेंस में दो फ्यूचर्स नहीं लगाए जाते। इफ यू स्टडी यू विल पास द एग्जाम, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट कंडीशनल वाली याद रखनी है। तो मतलब अगर तुम स्टडी करोगे तो तुम एग्जाम पास कर जाओगे, तो ये क्या है, ये पॉसिबल सिचुएशन है फ्यूचर में। क्या ये किस पे डिपेंड करता है, जब आप स्टडी करेंगे, मतलब ये एक फ्यूचर में सिचुएशन बता दी जा रही है। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है, जो इफ वाली क्लास है इसके साथ प्रेजेंट सिंपल, और जो नेक्स्ट क्लास आएगी जो भी कोई भी जुमला आ जाए, उसमें आपने फ्यूचर प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करना है। जैसे यू विल पास द एग्जाम, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। ठीक है, इसको कहा जाता है फर्स्ट कंडीशनल। इसमें वो क्या करता है, पहली क्लास में भी फ्यूचर का यूज करता है, सेकंड भी यूज करता है। तो ये आपने देखना है कि पहली में फ्यूचर का यूज नहीं होगा, सिंपल यूज की जाएगी। अच्छा, सेकंड कंडीशन कौन सी होती है, हाइपोथेटिकल या अनरियल आइडियाज के बारे में होते हैं सेकंड कंडीशनल। इसमें क्या होता है, इफ यू वर अ डॉक्टर आई वुड कम टू यू फॉर अ मेडिकल सजेशन। ये हाइपोथेटिकल है कि अगर तुम डॉक्टर होते तो मैं आपके पास मेडिकल सजेशन के लिए आता, मतलब ये रियलिटी नहीं है, हाइपोथेटिकल बातें। तो इसमें आपने, ये आपसे डेफिनेशंस नहीं पूछेगा, यहाँ से जुमले देता है। यहाँ पे आपने क्या ध्यान देना है, कि जो पहली क्लास होगी इफ वाली, इसके साथ प्रेजेंट पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट जो क्लास होगी उसके साथ पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके साथ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। वुड मॉडल वर्ब है, जैसे यह भी पास्ट में यूज किया जाता है, बट वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी सेकंड क्लास में, हाइपोथेटिकल में। तो यहाँ पे भी आपको वो खुद दे देगा, पहली क्लास आपको वो देता है, नेक्स्ट क्लास में वो गलती करता है, या नेक्स्ट क्लास वो आपको देता है, पहली क्लास में वो गलती करता है, तो उसे क्लियर हो जाता है कि ये कौन सी क्लास पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको दे देगा इफ यू वर अ डॉक्टर, या जो है ना इफ ही जो है ना वाज अ डॉक्टर, इस तरीके, क्योंकि यू प्लूरल है इसलिए इसके साथ वर लगा है। तो फिर नेक्स्ट में आपने ध्यान देना है, जो नेक्स्ट क्लास को आपने एडजस्ट करना है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के सेंस में एडजस्ट करना है। ठीक है, वुड कम होगा, वुड कम आपने याद रखना, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कम की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई। तो इसको सेकंड कंडीशनल कहा जाता है। और लास्ट होती है थर्ड कंडीशनल। इसमें या तो रिग्रेट फील किया जाता है, या कोई इमेजिनेशन का पार्ट यूज किया जाता है। देखिएगा, इसमें क्या चीज ध्यान करनी है, ये भी रिपीटेड होती है, काफी दफा एग्जाम में आई है थर्ड कंडीशन। फर्स्ट और थर्ड से काफी एमसीक्यूज आते हैं। थर्ड में क्या होता है कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। ठीक है, मतलब अगर मैं सख्त मेहनत कर चुका होता तो मैं आज जो है ना कामयाब हो चुका होता, या मैं एग्जाम पास कर चुका होता। मतलब ये क्या है, यहाँ पे एक रिग्रेट भी फील हो रहा है कि भाई मैंने ये मेहनत नहीं की, या एक इमेजिनेटिव पार्ट भी जो है ना इसमें दिखाया जा रहा है। तो इसमें आपने याद रखना है, फर्स्ट क्लास इफ वाली जो होगी इसमें हेड प्लस
हेड प्लस थर्ड फॉर्म आपको लगा के देगा। और जो सेकंड क्लास आपने एडजस्ट करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये काफी दफा एसपीएससी में भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, हेड प्लस फुट दाम, तो ये आपको वो खुद लगा के देता है। उसके बाद यहाँ पे वो क्या करता है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करता है। जो एग्जामिनर यूज करता है वो बता रहा हूँ। ये आपको दे देगा। आपने क्या देखना है कि भाई हेड के बाद थर्ड फॉर्म है, तो आपने फौरन दिमाग में सोचना है कि नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो इसमें ये स्ट्रक्चर होना लाजमी है। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होना लाजमी है। वो क्या करता है, ये वाली सेकंड कंडीशनल वाली स्ट्रक्चर यूज करता है। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करता है। तो इसमें गलती होती है, इसको चेंज करके ये करना होता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जिस एमसीक्यूज में लगाओ वो एमसीक्यूज करेक्ट होगा, तो इसको कहा जाता है थर्ड कंडीशनल। तो ये चार टाइप की कंडीशनल होती हैं जो आपने याद रखनी है, मैंने बता दिया, आपको क्लियर करके समझा दूं। ओवार्ड का क्या मतलब है, ये मैंने वहां पे भी जो बुकलेट में सिनोनिम्स बताए थे। ओपन मतलब होता है ओवार्ड का, इसका एंटोनिम पूछा जाता है। दूसरा इसका अपोजिट ये होता है कोवर्ट। ठीक है, कोवर्ट का फिर मतलब क्या होता है, सीक्रेट होता है या हिडन होता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछते हैं कोवर्ट। कोवर्ट मतलब क्लोज्ड हो गया, सीक्रेट हो गया, हिडन हो गया, इसका एंटोनिम ओवर्ट होगा। अगर ओवर्ट पूछ लें तो इसका कोवर्ट होगा। ठीक हो गया, ये दूसरे के इंटरचेंजेबल है। कंड्यूस, कंड्यूस के साथ बताया हुआ है प्रेपोजिशन हमको। ये कंड्यूस का भी क्या मतलब होता है, ये ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिट, बेनिफिशियल, ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, कंड्यूसिव। तो इन सब के साथ तो प्रेपोजिशन लगाई जाती है, ये मैंने बताया हुआ है। ये भी बताया है वर्ड ग्रेगारियस का मतलब क्या होता है, सोशलेबल, कोई बंदा जो सोशल होता है, फ्रेंडली होता है, सोबत पसंद इंसान होता है। ठीक है। फुल के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगती है। द जार इज फुल ऑफ ऑयल, ये भी कभी कभी आ जाती। द जार इज फुल ऑफ ऑयल आपने याद रखना है। गिल्टी के साथ भी ऑफ लगाई जाती है। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। गिल्टी इन मर्डर नहीं करना है, क्योंकि आप इसको ट्रांसलेट करेंगे कि भाई वो मर्डर में उसको गिल्टी या दोषी करार दिया गया है मर्डर में, तो आप इन लगाएंगे, नहीं लगाना है। गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ये फिक्स प्रेपोजिशन। एब्जॉर्ब के साथ, इंटरेस्टेड के साथ, इनके साथ इन लगाई जाती है। द मैन वाज एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क, या ही वाज इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, तो ये सब इनके साथ इन लगाई जाती है। मैनी पीपल डाइड डैश डैश मलेरिया। तो मलेरिया क्या है, डिजीज है, बता चुका हूं, ये डिटेल में बड़ा है। जब भी किसी की इलनेस, किसी डिजीज से डेथ होती है तो उसके साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ठीक है, इलनेस के साथ ऑफ। वाउंड अगर दे दे कि भाई ही डाइड डैश डैश वाउंड्स, तो फिर हम फ्राम लगाएंगे, क्योंकि वाउंड के साथ फ्राम लगाए जाते हैं। तो ये मोस्टली डिजीज वाला ही पेपर में आता है, और कोई नहीं आता। ही टेक्स प्राइड डैश डैश इन वर्क, प्राइड के साथ हमेशा इन लगाई जाती है, और प्राउड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाई जाती है। ठीक है, ही इज प्राउड ऑफ। ठीक है, ये आप बोलते हैं ना, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ, और प्राइड दे दे तो उसके साथ इन प्रीपोजिशन लगाई जाती है। टिमिड तो हमने कर लिया। फेबल वर्ड भी मैंने पढ़ा है वहां पे, जो बुकलेट थी उसमें सिनोनिम्स में फेबल का मतलब वीक होता है। ये काफी दफा ये भी आया है, फ्रेल। ठीक है, वीक, फ्रेल, फीबल, ये सारे जो है ना आते रहते हैं कमजोर के सेंस में। बाकी ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ये तो नहीं आएंगी पेपर में। ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सिंगुलर प्लूरल से भी दे सकता है, वैसे पढ़ाई में। गूस का क्या मतलब प्लूरल होता है, गीज होता है। ठीक है, माउस का प्लूरल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आता है। माउस का क्या है, माइस। माउसेज नहीं करना है, माइस करना है। ठीक है, लाउस का क्या होता है, लाइस होता है। और दूसरा आपने एनालिसिस का याद रखना है। एनालिसिस एनालिसिस होता है, एस, एस आपने याद रखना। ये वर्ड भी याद रखना है, ये भी शायद बताया था, जेरमैन वर्ड। जेरमैन का मतलब होता है रेलिवेंट हो, कोई चीज अप्रोप्रिएट हो, जेरमैन उसको कहा जाता है। ये तो इनके साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन लगाई जाती है। कोई चीज मुतालिक हो, कनेक्टेड हो।
बाकी एक्टिव पैसिवाइज हम भी कर रहे थे भैया, वहां पे सिंपल जो ही राइट्स अ लेटर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसकी किस तरीके से की जाएगी, ही क्या है, सब्जेक्ट है। ये शेफ का साथ तभी तो करवा रहा हूँ। ये तो वहां पे हम कर भी रहे हैं वैसे एक्टिवाइज पैसिवाइज, बट यहाँ पे जल्दी में बता देता हूँ। एक्टिवाइज ये क्या, ही रिसीव्स अ लेटर, यहाँ पे आपको समझ आ गई कि ये सिंपल टेंस है, तो इसकी मैंने बताई भी थी प्रेजेंट इंडेफिनेटिव टेंस की किस तरीके से की जाती है। लेटर को आप आगे लेके आए, अ लेटर, तो ये भी सिंगुलर है, इज एम आर का इजाफा किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, बाय लगाया जाता है, फिर जो सब्जेक्ट होता है एक्टिवाइज का उसको ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। मतलब अ लेटर इज रिसीव्ड बाय हिम। अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाए ही इज रिसीविंग अ लेटर, तो फिर क्या होगा, इज आ गया और फोर्थ फॉर्म आ गया, तो आपने समझ लिया ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसके लिए आपने सिर्फ ही सिर्फ बीइंग का इजाफा करना है और कुछ भी नहीं करना है। बीइंग लगाया जाता है, जैसे अ लेटर इज बीइंग रिसीव्ड बाय हिम, बाकी सेम चीजें रहेंगी। तो ये होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट की कैसे होती है, परफेक्ट कौन से जुमले होते हैं जिसमें हैज और हैव का यूज होता है। ही हैज रिसीव्ड अ लेटर, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, आपने सिंपली हैज बीन करना है, इसमें सिर्फ इजाफा, हैज बीन, अ लेटर हैज बीन रिसीव्ड बाय हिम। बाकी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिवाइज होती नहीं, वो आपको छोड़ दिया उसने। जैसे अगर मॉडल वर्ब है, वुड दे दे, शुड दे दे, कुड दे दे, कोई भी दे दे, जैसे ही शुड रिसीव अ लेटर शुड बी रिसीव्ड, उनके साथ सिर्फ बी का इजाफा करना है और कुछ भी नहीं करना, बाकी सेम चीजें रहेंगी। नरेशन तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे इसको समझाना भी बहुत मुश्किल होगा। इधर जब भी लग जाए, नीदर जब भी सेंटेंस में लग जाए, आपने सिंपली उनके साथ इज लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, इज लगाना है। ये मैंने वहां पे भी प्रोनाउन में भी बताया था, इधर नीदर इनके साथ क्या होता है, जब भी सेंटेंस में लगाए जाए सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। फिर ऑप्शन में आपने देखना है कि उसने सिंगुलर में इज दिया है, वाज दिया है, या हैज दिया है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ इज आएगी, वो जुमले पे जो है ना डिसाइड करेंगे कि भाई कौन से टेंस का जुमला है। जैसे इधर आप बुक्स इज, यहाँ पे बुक्स देख के आपने ये नहीं करना है कि भाई बुक्स प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि बुक से पहले आफ लगाया हो लगा हुआ है, ये एक मैं लॉजिक बता रहा हूँ। आफ से, आफ के बाद ना जो भी चीज आती है वो नाउन या प्रोनाउन होती है। तो यहाँ पे इधर प्रोनाउन है, ठीक है। क्या है, प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट किसके साथ एग्रीमेंट करता है, वो करता है नाउन या प्रोनाउन के साथ। तो इधर यहाँ पे प्रोनाउन और इधर सिंगुलर है, तो सिंगुलर लगाया जाएगा। जैसे यहाँ पे नीदर ऑफ बुक्स, तो बुक्स दे के आपने नहीं लगाना है क्योंकि ऑफ लग चुका है बीच में। तो ऑफ से पहले जो भी चीज आती है वो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस होती है। तो नीदर क्या है, यहाँ पे ये भी प्रोनाउन है, नीदर ऑफ बुक्स इज वर्थ रीडिंग होगा, आर नहीं लगाएंगे। तो सिंपली इधर और नीदर जहां पे भी लगे इज लगा। बाकी एक्सेप्शन कहाँ पे है वो आपने याद रखनी है। अगर इधर आर नीदर नार वाला सेंटेंस दे दे, फिर आपने, ये मैंने बताया भी हुआ है, जैसे इधर बाबर आर मोहसिन हैज टेकन में माय बुक्स, या नीदर टीचर नार स्टूडेंट्स हैव कम। अभी आप कहेंगे कि यहाँ पे हैज लगाए सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल लगाए, तो ये भी मैंने लॉजिक बताया हुआ है कि जब भी इधर आर वाला सेंस आए और नीदर नार वाला सेंटेंस आए, तो इसमें आपने सेकंड सब्जेक्ट को देखना है। किसको देखना है, सेकंड सब्जेक्ट को देखना है। तो यहाँ पे इधर बाबर ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट मोहसिन है, तो मोहसिन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लग गई, हैज लग गया, ठीक है। सेकंड पे आ जाए, नीदर टीचर, टीचर क्या है, सिंगुलर है, नार क्या है, स्टूडेंट्स, तो सेकंड हमारा सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो हमने हैव लगा दी, ठीक है। ये काफी दफा स्ट्रक्चर रिपीटेड है, एसपीएससी तक रिपीटेड है, एफपीएससी तक रिपीटेड है। सेकंड वाली नीदर नाल वाली ये आती है। इसमें आपने याद रखना है सेकंड जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब बनाई जाए, ठीक है। अभी दूसरा यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होती है, एज वेल एज, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, अली एज वेल एज अहमद डैश डैश प्रेजेंट, तो इज प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ये कोई जुमला दे सकता है, ऐसा तो नहीं ये जुमला देगा, कोई भी दे सकता है, इसलिए स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। जब भी जुमले में एज वेल एज लगा हुआ हो, उसके साथ भी क्या होता है, दो सब्जेक्ट्स दिए हुए होते हैं, जैसे अहमद भी है, अली भी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है। जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो आपकी वर्ब होगी। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी, ठीक है। ठीक है, या अपनी याद, जैसे अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर डैश डैश प्रेजेंट,
तो आपने देखना है कि भाई एज वेल एज से पहले क्या लगा है, स्टूडेंट्स लगा है, तो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो फिर हम आर लगाएंगे। फिर टीचर को नहीं देखना है, फिर पहले सब्जेक्ट को देखना है जो स्टूडेंट्स था। ठीक है, ये एज वेल एज वाली स्ट्रक्चर भी आपने याद रखनी है, लाइफ टाइम आपको नहीं भूलेगी। बाकी ये स्पेलिंग्स हैं जो करेक्ट हैं, ये नहीं आएंगी, पेपर में नहीं आती। वीओ के लिए चलो देखेंगे इनको, बाकी अभी तो इसमें तो नहीं आएंगे। बाकी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एज वेल एज वाली कंडीशन में फर्स्ट को देखना, हाँ फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है। फर्स्ट एज वेल एज वाले में फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है, और इधर आर और नीदर नार वाली जो स्ट्रक्चर है उसमें सेकंड को देखना है। यह आपने याद रखना। जैसे देखो ना, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, जैसे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे लिखने में थोड़ी मुश्किल आती है स्पेलिंग की, देख लीजिएगा, स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि भाई बीच में एज वेल एज लग चुका है, दोनों आपको सब्जेक्ट दिए हैं, एक सब्जेक्ट है टीचर, दूसरा है स्टूडेंट्स। तो आपने फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये सेकंड सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, स्टूडेंट्स लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया कि स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम जो आपको ऑप्शंस होगा उसमें आपने प्लूरल वर्ब यूज रखनी है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वेरी गुड, आर लगेगा। क्लियर है। इस फॉर्म में आपने, यार वहां पे तो दोनों ही सिंगुलर थे तो सिंगुलर ही लगेगा, जैसे अली भी सिंगुलर है, अहमद भी सिंगुलर था। बट यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि प्लूरल का। अब की ये वन पार्ट सब्स्टिट्यूशन आपकी एमफिल में तो नहीं आएंगे, इनको भी चलो वीओ में कभी देखेंगे जरूर इसको। एटीएम्स वगैरह भी मुश्किल आते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्राई वोल्फ एडीएम बताया हुआ है, तो फॉल्स अल्टरम देना, वो जाफर वाली बात बताई हुई है। कट सॉरी फिगर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कोई रॉन्ग इंप्रेशन देना। ठीक है, जल्दी में वो करवा रहा हूँ। टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब टर्न अ ब्लाइंड आई का क्या मतलब होता है, प्रटेंड नॉट टू नोटिस, मतलब ऐसा दिखाना कि भाई मैं नोटिस नहीं करूँ। एमफिल टेस्ट में वर्ड एनालॉजीज क्वेश्चंस भी आते हैं, मुश्किल आते हैं, नहीं आएंगे वो, क्योंकि ये शायद सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे या करेंगे, तो बस इंग्लिश के ये चीजें आपको पता हो, इनसे बाहर नहीं आएगा, टेंशन ना करें। चलो वो करते हैं, एनालॉजीज भी करते हैं, दूसरा क्लास भी करते हैं। अभी संडे कौन सा आप लोगों को काम है, आज क्लास करते हैं बहुत। अ मैन ऑफ स्ट्रा, इसका मतलब क्या होता है, वीक मैन। ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम का क्या मतलब होता है। अच्छा है, चीसी में ग्रीस द पाम टू ब्राइब समवन, इसलिए तो ये इस दफा खुद ले रहे हैं ना, तो इतने नहीं देंगे। ठीक है, तो वो भी करते हैं। तो पहले फास्ट एंड लूज का क्या मतलब होता है, टू एक्ट इन अनरिलायबल वे, मतलब अनरिलायबल वे में एक्ट करना, उसको कहा जाता है। अंडर अ क्लाउड का क्या मतलब होता है, किसी ट्रबल में फंस जाना, और दूसरा होता है अंडर अ वेदर। ठीक है, अंडर अ वेदर भी बताया है शायद, नहीं तो यहाँ पे देख लेते हैं, अंडर वेदर का क्या मतलब होता है, फीलिंग सिक। ठीक है, या इलनेस वगैरह फील करना, तबीयत ठीक नहीं होना, उसको कहा जाता है अंडर अ वेदर इडियम। अंडर क्लाउड का मतलब होता है किसी मुश्किलात में फंस जाना, इन किसी ट्रबल में होना। अ मैन ऑफ लेटर्स किसे कहा जाता है, किसी स्कॉलर को, किसी ऑथर को कहा जाता है। लीव नो स्टोन अनटर्न का क्या मतलब होता है, ट्राई एवरी पॉसिबल सिचुएशन। डोंकीज ईयर्स का क्या मतलब होता है, वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, डोंकीज ईयर का मतलब होता है वेरी लॉन्ग टाइम, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद दूसरा ये चीक बाय जोल। ठीक है, चीक बाय जोल का क्या मतलब होता है, वेरी क्लोज टुगेदर, ये भी इस दफा एसपीएससी में आया था आईडीएम, वेरी क्लोज टुगेदर। काउच पोटैटो तो मैंने बताया हुआ है आपको, लेजी पर्सन को कहा जाता है। और डार्क हॉर्स का क्या मतलब होता है, अनएक्सपेक्टेड विनर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है।
और लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? मतलब जो इंसर्ट वाली कॉम्प्लीमेंट होती है उस सेंस में, जिसमें मतलब कॉम्प्लीमेंट का एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरी चीजें इसकी देखते हैं, इतने इंडियम्स नहीं देंगे वो। आर्टिकल, आर्टिकल तो मैंने वैसे भी पढ़ाए हुए हैं आपको, आपको बस यहाँ से पता हो कि भाई डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे बुक, केट, डॉक्टर, इनके साथ ए लगाई जाती है, फिर ए ये वॉवेल वर्ड्स, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ, जैसे एप्पल, एग, ऑरेंज, ऑनेस्ट, जिसमें मतलब आ का आवाज आता है उसके साथ एन लगाई जाती है क्योंकि वो वॉवेल्स होते हैं। और आ के साउंड के अलावा जो वॉइस होती है उनके साथ ए लगाई जाती है, ठीक है। ये आपने ये सुने होंगे। सबका सब ठंडा हो जाए फिलहाल। पीडीएफ तो क्या करेंगे ऐसे इतने, ठीक है। जो यूनिक थिंग्स होती है उनके साथ द प्रेपो सॉरी आर्टिकल लगाया जाता है, जैसे द सन है, द मून है, द वर्ड है, द स्काई है, द यूनिवर्स है। ये क्या है? यूनिक थिंग्स है, इनके साथ द लगाई जाएगी, डेफिनेट आर्टिकल लगाया जाएगा, मतलब स्पेसिफाई किया जाता है। ये आपने याद रखना है। इन कंट्रीज के साथ सिर्फ द आता है, बाकी किसी कंट्री के, जैसे पाकिस्तान के साथ अगर आप द लगाएंगे तो वो गलत है। जो स्टेट्स होती हैं, ये भी मैंने बताया था आपको क्लासेस में। हाँ यार, ये ऐसे ही बोलता है हमेशा। द यूएस, द यूके, द नेदरलैंड, द फिलिपीनीज, द मिडिल ईस्ट, द बाल्टिक्स, बाल्कन, नॉर्डिक्स, ये क्या है? डिफरेंट स्टेट्स हैं, इनके साथ द लगाया जाता है, बाकियों के साथ द नहीं लगाया जाता। सुपरलेटिव डिग्री अगर यूज की होगी सेंटेंस में तो उसके साथ भी द लगाया जाएगा, जैसे सुपरलेटिव, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट हो गया, ठीक है। बिगेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव में ही। तो वो उनके साथ क्या होता है? द लगाई जाती है। द बेस्ट, ये बेस्ट के साथ। द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये भी क्या सुपरलेटिव है, तो द लगाई जाएगी। उसके बाद आपको एक और यहाँ से ना, इसके शॉर्ट शॉर्ट जीके और पाकिस्तान अफेयर के भी हैं, वो भी हम आज कर लेते हैं डिस्कस, क्योंकि उसके बाद हमारे पास बड़ी चीजें तो नहीं करेंगे, तो छोटी छोटी हो जाएंगी, जैसे ये एवरीडे साइंस से। बाकी एनालॉजीज करवाता हूँ वहां से अलग पीडीएफ से, इसके सिर्फ करवा दूं आपको। एवरीडे साइंस शायद दे दे जीके वगैरह के फॉर्म में। मर्क्यूरी से क्या याद रखना है? ये स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। एक चीज बस ये पेपर में आती है इसकी, मर्क्यूरी स्मॉलेस्ट है। वीनस से क्या आता है? कि ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। उसके बाद इवनिंग स्टार इसको कहा जाता है, और ये इनवर्स रोटेट करता है। बाकी प्लेनेट रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। मैप में बताया भी है ये डायरेक्शंस, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है। मतलब इस फॉर्म में ये डिफरेंट अर्थ वगैरह मूवमेंट करती है, ठीक है। और ये वीनस प्लेनेट जो है ये इनवर्स रोटेट करता है, ये सबसे अलग है। जैसे एक मीम भी मशहूर हुई थी, आप लोगों ने देखी होगी, सारे दरख्त जो है एक साइड जो है ना हवा में दौड़ रहे थे, एक ही उल्टा लो, उस पे आज तक भी बंदी। तो ये वीनस क्या कर रहा है? इस फॉर्म में रोटेट करते हैं, तो इसको कहा जाता है इनवर्स रोटेशन। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्लेनेट है जो इनवर्स रोटेट करता है या क्लॉकवाइज होता है, तो वो वीनस होता है, ब्राइटेस्ट। अर्थ से सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्स, मार्स से आपने याद रखना है, रेड प्लेनेट इसको कहा जाता है, ये काफी दफा एमसीक्यू है मार्स। जुपिटर क्या है? बिगेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर है। सबसे छोटा कौन सा है? मर्क्यूरी है। उसके बाद सेटर्न से याद रखना है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स हैं, मोर देन 200 मून्स। हमारे पास एक ही मून है अर्थ पे, सेटर्न प्लेनेट पे मोर देन 200 मून्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसको रिंग प्लेनेट भी कहा जाता है। और नेपच्यून जो है या नेपट्यून, इसको क्या कहा, ये क्या होता है? फारदेस्ट टू सन, सन से बहुत ही दूर होता है नेपट्यून। ब्लू प्लेनेट भी इसको कभी कभी कहा जाता है। बाकी बैक्टीरियल वायरल डिजीज आपने बहुत पढ़ाई है, आपको क्लियर होगा। ये जस्ट एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस के लिए।
सन के लेयर कौन से होते हैं? तीन लेयर के सन के होते हैं। एक होता है फोटोस्फेयर, क्रोनोस्फेयर, तीसरा होता है कोरोना। तो क्वेश्चन क्या आता है कि आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन। सन जो होता है इसका बाहर वाला जो लेयर होता है इसको कहा जाता है कोरोना। ठीक है, उसको आउटर मोस्ट लेयर है। तो यही क्वेश्चन आता है, जो विजिबल पार्ट होता है आप देखते हैं सन का, उसको फोटोस्फेयर कहा जाता है। बीच वाला कोरोनोस्फेयर होता है, लास्ट में एक लेयर होती है बाहर वाली, इसको क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन होता है। तो एवरीडे साइंस में कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किए थे, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन चैडविक ने। पढ़े होंगे शायद आप लोगों ने छोटी क्लासेस में। इंसुलिन ड्रग जे डी बेंटिक थे साइंटिस्ट, उन्होंने बनाई थी। सोलर सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था? कोपरनिकस ने। ठीक है। अर्थ का रेडियस किसने मालूम किया था? ये एसपीएससी में भी आ चुका है क्वेश्चन। एरेथोनन्स, ये वर्ड आपने बस ज़हन में बिठाना है। अर्थ से एर्थोसन्स, इस नाम का कोई साइंटिस्ट था, इसने रेडियस बताया था अर्थ का। तो ये एसपीएससी ने भी ये रिसेंटली पूछा था सीसी की कोई स्क्रीनिंग में। पेंसिलिन बताए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बताए आपको। विटामिन किसने डिस्कवर किए थे? फंक साइंटिस्ट था, उन्होंने किए थे। सेल न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने। और सेल क्या कहते हैं, और होता है ना एक सेल न्यूक्लियस होता है, दूसरा क्या होता है जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था? सेल थ्योरी कहा जाता है, क्या उसे कहा जाता है? न्यूक्लियस आपने याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन। टेलीफोन किसने डिस्कवर की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम बेल। ठीक है। टेलीविजन किसने की थी? बेयर्ड ने की थी। बट ये भी एडवांस क्वेश्चन है, ये जस्ट मैं करवा रहा हूँ, 1 मिनट पूरा हो जाए। ताकि वो कंप्यूटर किसने डिस्कवर किया था? चार्लेस बेबेज ने। ठीक है, ये फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं। मोबाइल मार्टिन कूपर, ये 1970s में पहली मेट्रोला मोबाइल बनाए गए थे यूएसए में ये साइंटिस्ट था, उसने बनाई थी मोबाइल फोन, मार्टिन कूपर। ठीक है, आपने दोबारा ज्वाइन करना है ताकि फिर हम और चीजें भी कर दें। गामा रेज में हाईएस्ट एनर्जी होती है, बाकी है सच नहीं है। रेड ब्लड सेल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 5 to 21 डेज। यूनिवर्सल डोनर नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव नहीं होता है। और रेसिपेंट ए भी पॉजिटिव होता है। ठीक है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, तो दोबारा आ जाए, देखते हैं।